So this is the part 2 video of conducting system of the heart. लास्ट वीडियो में हमने conducting system of the heart के सारे components को in detail study किया. SA node क्या होता है, AV node, bundle of his bundle fibers, then bundle branches. अब हम देखते हैं कि हमारे पास इन सब पार्ट्स का रेट ऑफ कार्डिक डिस्चार्ज क्या है और साइनस नोड को हम क्यों पेस मेकर कहते हैं. सो द फर्स्ट थिंग यू शुड नो इज़ कि साइनस नोड जो है SA नोड उसका रेट ऑफ डिस्चार्ज सबसे ज़्यादा है. 70 to 80 टाइम्स वो डिस्चार्ज करता है पर मिनट. ठीक है, वो 70 to 80 टाइम फायर करता है पर मिनट. और AV नोड 40 to 60 टाइम, Purkinje फाइबर्स 15 to 40 टाइम्स और AV बंडल 30 बीट्स पर मिनट. ठीक है, अगर आपने वन वर्ड याद रखें तो 75 फॉर SA, 50 फॉर AV, 30 फॉर Purkinje फाइबर्स एंड 30 फॉर AV बंडल. सो SA नोड का क्योंकि रेट ऑफ फायरिंग सबसे ज़्यादा है. रेट ऑफ फायरिंग मतलब होता है कि पर मिनट कितनी दफ़ा रेट कर रहे हैं, कितनी दफ़ा फायर कर रहे हैं. ये 75 टाइम कर रहे हैं, ये 50 टाइम, ये 30 टाइम. तो सबसे ज़्यादा अगर SA नोड कर रहे हैं तो SA को हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास पेस मेकर है क्योंकि इसका डिस्चार्ज सबसे ज़्यादा है. इसका SA नोड का फास्टर डिस्चार्ज है देन AV नोड. और ईच टाइम साइनस नोड फायर्स इट डिस्चार्ज टू AV नोड एंड Purkinje फाइबर बिफोर दे रीच देयर थ्रेशोल्ड. ठीक है, अभी इस ये सब अपना अपना ऑटो रिदमिक सिग्नल जनरेट करते हैं, लेकिन जब तक AV नोड जनरेट कर रहा होता है ना, इतनी देर में SA उसको खुद ही भेज देता है, तो उसको करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती. फिर Purkinje फाइबर भी खुद जनरेट कर सकता है, लेकिन जब तक वो जनरेट करता है इतनी देर में SA उसको भी सिग्नल भेज देता है थ्रू AV. तो इट मीन्स कि SA जो है ना वो सबको कंट्रोल कर रहा है. तो SA को हम इसलिए भी डोमिनेंट कहते हैं. अब हम देखते हैं कुछ क्लिनिकल्स अबाउट द पेस मेकर. अच्छा, अब आपको पता है कि पेस मेकर SA नोड होता है, लेकिन अगर SA नोड के अलावा कोई और पेस मेकर जनरेट हो जाए ना तो उसको हम कहते हैं एक्टोपिक पेस मेकर. व्हेन अदर पार्ट ऑफ हार्ट डेवलप अ फास्टर डिस्चार्ज रेट देन द साइनस नोड, तो उसको हम क्या कह देंगे, एक्टोपिक पेस मेकर. मतलब SA नोड के अलावा कोई और चीज़ जो है ना वो रिदमिक कंट्रोल को अपने हाथ में ले रही है. इसकी कॉजेज़ क्या क्या है. सबसे पहला कॉज है कि AV नोड और Purkinje फाइबर दोनों एबनॉर्मल हैं, जिसकी वजह से जो हमारे एट्रियल वेंट्रिकल के मसल्स हैं वो प्रॉपरली सही SA नोड के मुताबिक काम नहीं कर रहे, तो SA नोड काम करना छोड़ देता है, तो कोई और उसकी जगह आके काम करना शुरू कर देता है. सेकेंडली हमारे पास होता है एक्सेसिव एक्साइटेबिलिटी इन एट्रियल वेंट्रिकल मसल. ठीक है, एट्रियल वेंट्रिकल बहुत ज़्यादा एक्साइटेबल हो चुके हैं. या फिर ये हो सकता है कि SA नोड से जो इम्पल्स आ रही है AV तक, ठीक है, यहाँ पे SA पड़ा हुआ है और SA से AV तक वो आ नहीं पा रही. ठीक है, दरमियान में कोई ब्लॉक आ गया तो SA वाला सिग्नल पहुंच नहीं पा रहा, जिसकी वजह से कोई और अब AV नोड या कोई और पार्ट जो है वो हमारे पास पेस मेकर का काम करेगा. तो एज अ रिजल्ट क्या होता है कि हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन सीक्वेंस एबनॉर्मल हो जाता है और हार्ट की पंपिंग उस तरह इतनी इफेक्टिव नहीं रहती, क्योंकि पंपिंग तो ऐसे नहीं कंट्रोल करनी है, जब वो नहीं होगा तो इतनी इफेक्टिव नहीं रहेगी. और पेस मेकर शिफ्ट हो जाता है AV ब्लॉक के, मतलब AV ब्लॉक के अंदर वो शिफ्ट हो जाता है. वो कैसे? इफ इम्पल्स ट्रांसमिशन इज ब्लॉक्ड फ्रॉम साइनस नोड, अ न्यू पेस मेकर डेवलप इन AV नोड और Purkinje फाइबर्स. ठीक है, SA नोड अगर सिग्नल जनरेट नहीं कर रहा, ठीक है, तो SA नोड को फिर हम उस टाइम के लिए यूज़ नहीं करते. उसके बजाय हम क्या यूज़ करें, AV नोड को यूज़ करते हैं, या फिर Purkinje सिस्टम जो है वो हमारे पास रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल कर रहा होता है. ये था एक्टोपिक पेसमेकर. अब एक चीज़ होती है स्टोक एडम सिंड्रोम, जिसको हम AV ब्लॉक भी कहते हैं. AV ब्लॉक का क्या मतलब है कि SA नोड पड़ा हुआ है ऊपर, नीचे AV नोड पड़ा हुआ है, लेकिन AV ब्लॉक हो गया है. ठीक है, AV ब्लॉक का मतलब है कि AV नोड जो है ना वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा. तो इसमें क्या होता है, व्हेन इम्पल्स फेल टू पास फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल. ठीक है, अब एट्रिया में इम्पल्स SA नोड से जनरेट तो हुआ, लेकिन वो वेंट्रिकल के अंदर एंटर नहीं हो पाएगा क्योंकि दरमियान में AV ब्लॉक आया हुआ है. एट्रिया कंटिन्यू नॉर्मल साइनस रिदम वाइल वेंट्रिकल स्लो रिदम. एट्रिया का तो नॉर्मल रिदम होगा क्योंकि SA नोड तो ठीक काम कर रहा है, लेकिन वेंट्रिकल का रिदम एबनॉर्मल हो जाएगा, वो ख़राब हो जाएगा क्योंकि दरमियान में AV ब्लॉक हो चुका है. डिलेड वेंट्रिकुलर पिकअप सप्रेशन ऑफ द फास्टर साइनस इम्पल्स. इसका मतलब है साइनस इम्पल्सेस हमारे पास ठीक आ रही हैं ऊपर से, लेकिन हमारे पास क्या है, नीचे वेंट्रिकल्स को क्योंकि Purkinje फाइबर्स तक आगे सिग्नल नहीं पहुंच रहे, तो 5 to 20 सेकेंड जो है ना ज़्यादा टाइम लग रहा है. 5 to 20 सेकेंड का डिले आ रहा है क्योंकि बीच में AV नोड काम नहीं कर रहे. एज अ रिजल्ट क्या होता है कि वेंट्रिकल 5 to 20 सेकेंड के लिए तो काम नहीं कर रहे क्योंकि उनको सिग्नल नहीं मिल रहा है SA से,
तो 5 से 20 सेकंड के लिए वो अपना काम रोक देंगे, उनकी फंक्शनिंग फेलियर हो जाएगी। और इस दौरान क्या होता है कि जब यहाँ पे ब्लड नहीं आ रहा क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुई, तो ब्लड ब्रेन को नहीं मिलेगा और हम 4 to 5 सेकेंड्स के लिए जो है ना वो जो भी पर्सन होता है वो फेंट हो जाता है। लेकिन अगर ये 5 to 20 सेकेंड से ज़्यादा टाइम के लिए अगर इसको सिग्नल ना मिले तो फिर बंदा मर भी सकता है, ठीक है। और आपको ये भी पता नहीं चाहिए कि ये वैसे इम्पॉर्टेंट यहाँ इस टॉपिक से रिलेटेड की बात नहीं है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, सो वील स्किप इट फॉर नाउ। ओके, अब जो न्यू पेसमेकर डेवलप हुआ है वो कौन हो जाएगा? परकंजी सिस्टम्स। अब क्योंकि एवी ब्लॉक आ गया, एसए का सिग्नल तो पहुंच नहीं रहा, तो परकंजी फाइबर्स अब सारा सिस्टम अपने हाथ में ले लेंगी और वो जो है ना पूरा रिदम कंट्रोल करना स्टार्ट कर देंगी। उसके बाद क्या होता है कि ड्राइव वेंट्रिकुलर मसल्स एट अ न्यू रेट समवेयर बिटवीन 15 to 40 बीट्स पर मिनट। अब क्योंकि वेंट्रिकल उस लिहाज से नहीं कॉन्ट्रैक्ट करे जिस लिहाज से वो एसए के साथ करते थे, एसए नहीं है तो वेंट्रिकल्स ने एक नई पेस बना ली जो कि 15 to 40 बीट्स पर मिनट है। और ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ कि 5 to 20 सेकेंड्स का डिले आता है जिसके दौरान पर्सन फेंट भी कर जाता है। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं कि ये जो हम सारी ऑटो रिदमिसिटी की बात कर रहे हैं कि हमारे पास हार्ट का रिदम है, एसए नोड्स हैं, एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल कर रहा है, इनको दो नर्व्स कंट्रोल कर रही होती हैं, एक सिंपैथेटिक नर्व, एक पैरासिम्पैथेटिक नर्व, ठीक है। अब सिंपैथेटिक नर्व कंट्रोल करती है वेंट्रिकल्स को और हार्ट को ही करती है, लेकिन मोर स्पेसिफिकली अगर बात करें तो वेंट्रिकल्स को। और पैरासिम्पैथेटिक नर्व यानी कि वेगस नर्व वो सप्लाई करती है हमारे पास दोनों एट्रिया को। एट्रिया को सप्लाई करती है, इट मीन्स कि वो एट्रिया में एसए नोड को सप्लाई करती है, एवी नोड को सप्लाई करती है, दोनों एट्रिया की मसल्स को सप्लाई करती है और बहुत कम कम वेंट्रिकल्स को भी सप्लाई कर देती है, लेकिन ज़्यादा बेसिक पार्ट एट्रिया का होता है। अब हम इन दोनों नर्व्स का डिफरेंस देखेंगे कि जब सिंपैथेटिक नर्व आए तो क्या फंक्शन होता है, पैरासिम्पैथेटिक आए तो क्या फंक्शन होता है। सिंपल चीज़ जो मैं आपको इस वक्त याद करने के लिए बता सकती हूँ ना वो ये है कि जो सिंपैथेटिक नर्व है ना ये तब होती है जब हमारे पास कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन होती है, हार्ट तेज बीट करना शुरू कर देता है। तो मतलब ये 1 सेकेंड का टाइम है, 1 सेकेंड के अंदर हार्ट ने 3 दफ़ा बीट कर लिया अगर सिंपैथेटिक सिग्नल आया है। लेकिन अगर पैरासिम्पैथेटिक सिग्नल है, वेगल नर्व की स्टिमुलेशन हुई है, तो हार्ट बीट स्लो हो जाएगी। स्लो हो जाएगी तो इतने टाइम के अंदर जितने में 3 सिग्नल जनरेट हुए थे वहाँ इधर कोई भी सिग्नल जनरेट नहीं हो रहा, बहुत स्लो स्लो सिग्नल जनरेट होते हैं इसमें। तो सिंपैथेटिक स्पीड अप कर देते हैं सिग्नल्स को, कम टाइम में ज़्यादा सिग्नल, टाइम कम हो, डिक्रीज टाइम, ठीक है, टाइम कम लगेगा, सिग्नल ज़्यादा बनेंगे। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा लेकिन सिग्नल इतने जनरेट नहीं होंगे। तो बस आपने एस फॉर सिंपैथेटिक, एस फॉर स्ट्रेस इस तरह याद कर लें तो आपको याद रहेगा कि स्ट्रेसफुल कंडीशन में हमारी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है और वेगल जो है वो फिर पैरासिम्पैथेटिक में आ जाती है। अब दोनों में डिफरेंस देखते हैं। सिंपैथेटिक में क्या होता है, इसी ग्राफ को आप देखते हुए एक्सप्लेन करें। इंक्रीज हार्ट रेट और इसमें क्या है, हार्ट रेट कम हो जाता है। इसके अंदर कंडक्शन स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है, बहुत तेज़ी से हमारे पास सिग्नल आगे मूव कर रहा है। यहाँ पे बहुत स्लो कंडक्शन हो जाती है या फिर ब्लॉक की हो जाती है, बिल्कुल स्टॉप हो जाती है। ये क्या करता है कि कॉन्ट्रैक्शन की स्ट्रेंथ को बहुत इन्हेंस कर देता है, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा सिग्नल जनरेट करने हैं तो कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो ये इन्हेंस कर देता है। लेकिन वेगल सिग्नल जो है ना ये हाइपर पोलराइजेशन कॉज कर देता है जिसकी वजह से हमारे पास सिग्नल कम हो जाते हैं। ये हाइपर पोलराइजेशन आपने वर्ड इधर याद रखने में अभी आगे आपको इसको एक्सप्लेन करके बताती हूँ। इसके अलावा क्या होता है कि यहाँ पे वीनस रिटर्न इंक्रीज हो जाता है क्योंकि जितना ज़्यादा ब्लड पंप होगा आगे हार्ट से बाहर उतना ही वो ज़्यादा वापस आएगा वेन्स के थ्रू, तो वीनस रिटर्न बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन यहाँ पे वीनस इफेक्ट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। ओके, फिर यहाँ पे वेंट्रिकुलर एस्केप नहीं होता, यहाँ पे वेंट्रिकुलर एस्केप होता है। वेंट्रिकुलर एस्केप क्या होता है, लेट मी एक्सप्लेन। वेंट्रिकुलर एस्केप ये होता है कि हमारे पास एक्साइटेटरी सिग्नल नो लॉन्गर ट्रांसमिटेड टू वेंट्रिकल्स, ठीक है। अब वेंट्रिकल्स के अंदर कोई सिग्नल नहीं आ रहा, वेंट्रिकल जब उसको सिग्नल ही नहीं आ रहा तो वो बीट भी नहीं करेगा, तो 5 to 20 सेकेंड्स के लिए वेंट्रिकल बीटिंग स्टॉप हो जाती है। और उसके बाद क्या करते हैं कि जब अब सिग्नल नहीं आ रहे वेंट्रिकल्स को बीट करने के लिए तो परकंजी फाइबर्स अपना रिदम खुद ही जनरेट करना शुरू कर देते हैं और वो फिर अपने स्पीड से 15 to 40 बीट्स पर मिनट करके वो अपना जो है सिग्नल जनरेट करना स्टार्ट कर देती हैं। ये जो मैं भी आपको एडम वाला ये स्ट्रोक एडम सिंड्रोम बता रही थी, इसमें भी सेम यही चीज़ थी कि हमारे पास ऐसे से एवी तक नहीं आ रहा था तो 5 to 20 सेकेंड्स के लिए हमारे वेंट्रिकल स्टॉप हो गई और उसके बाद परकंजी को शिफ्ट कर दिया उन्होंने अपना फंक्शन। और हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक का वेंट्रिकल डिले में भी यही सारा काम हो रहा होता है कि हमारे पास वेंट्रिकल्स काम नहीं कर रहे होते तो परकंजी को सारा शिफ्ट हो जाता है।
डिफरेंस क्या है कि स्टोक एडम्स सिंड्रोम में हमारे पास एवी ब्लॉक आया था। एवी ब्लॉक की वजह से एसए से एवी में सिग्नल नहीं आ रहे थे। लेकिन जो पैरासिम्पैथेटिक की वेगल स्टिमुलेशन है, इसमें वेंट्रिकुलर एस्केप इसलिए आ रहा होता है क्योंकि हमारे पास हमें ऊपर से सिग्नल आ रहा है कि हमने पैरासिम्पैथेटिक कंट्रोल करना है। यहाँ पे कोई एवी ब्लॉक नहीं आया हुआ, यहाँ पे पीछे से सिग्नल्स आए हुए हैं कि हमने अपनी हार्ट बीट को स्लो करना है। वो सिग्नल्स कौन से हैं? वो सिग्नल हमारे पास, मैं आगे आपको प्रोसेस के दौरान बताती हूँ वो कौन सा सिग्नल है। पहले हम प्रोसेस देखते हैं सिंपैथेटिक का। सिंपैथेटिक में क्या होती है कि सिंपैथेटिक फाइबर्स स्टिमुलेट होते हैं, जाहिर सी बात है सिंपैथेटिक कंट्रोल करना है। नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होती है जो कि सोडियम और कैल्शियम की परमेबिलिटी बढ़ा देती है। जब सोडियम परमेबिलिटी बढ़ेगी ना तो डीपोलराइजेशन ज़्यादा होगी, तो एक्साइटेबिलिटी भी बढ़ गई है। पॉजिटिव रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, मतलब वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आना शुरू हो जाएगा, ठीक है, ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। हमारे पास डीपोलराइजेशन होगी, अपवर्ड ड्रिफ्ट होगी, एसए नोड्स एक्सेलरेट हो जाते हैं और हमारे पास इसी तरह जैसे एसए एक्सेलरेट हो जाएंगे तो वो एवी को भी एक्सेलरेट करेंगे और पूरा हार्ट का कंडक्टिंग सिस्टम जो है वो तेज़ी से काम करेगा। बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा स्टिमुलेशंस प्रोड्यूस होंगी तो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी। यहाँ पे बात खत्म होगी हमारे पास सिंपैथेटिक की। हमने देख लिया कि इसमें हार्ट रेट इंक्रीज होती है। अब बात करते हैं कि पैरासिम्पैथेटिक कंट्रोल कैसे होते हैं। ये ऐसे होता है कि हमारे पास जो वेगल नर्व, कोई भी यहाँ पे फॉर एग्जांपल वेगल नर्व पड़ी हुई है ना, वहां से उसकी एंडिंग से एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है। सिंपैथेटिक के अंदर हमारे पास क्या रिलीज हुआ था? सिंपैथेटिक के अंदर हमारे पास नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज हुआ था, लेकिन यहाँ पे क्या रिलीज होता है? एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा तो क्या करेगा? पोटेशियम की परमेबिलिटी बढ़ा देगा। वहां नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज हुआ था और उसने सोडियम की परमेबिलिटी बढ़ाई थी, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हुआ था? डीपोलराइजेशन। लेकिन यहाँ पे एसिटाइल कोलिन हमारे पास जब रिलीज होगा तो किसकी परमेबिलिटी बढ़ेगी? पोटेशियम की। पोटेशियम जब ज्यादा लीक आउट हो जाएगा तो हमारे पास रीपोलराइजेशन वाली स्टेट होती है ना, मैं आपको यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करके दिखाती हूँ। यहाँ पे ये देखिए, ये हमारे पास क्या है कि फॉर एग्जांपल दिस इज द ग्राफ। तो हमारे पास क्या होता है कि यहाँ से सोडियम ऊपर आया, डीपोलराइजेशन हुई, फिर रीपोलराइजेशन हुई। लेकिन अब क्या होता है कि पोटेशियम चैनल्स जब वो ज़्यादा परमिएबल कर देता है ना, तो पहले तो रीपोलराइजेशन हो रही है, पोटेशियम निकल रहा है, रीपोलराइजेशन हो रही है। लेकिन जब इतनी ज़्यादा पोटेशियम की परमिएबिलिटी है तो वो हाइपर रीपोलराइजेशन हो जाती है, ठीक है। हाइपर पोलराइजेशन जिसको हम कहते हैं ना, वो हो जाती है। और जब हाइपर पोलराइजेशन हो जाती है तो तब तक नया सिग्नल कोई जनरेट नहीं होगा जब तक ये हाइपर पोलराइजेशन वाला मसला सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो इतना ज़्यादा नेगेटिव पोटेंशियल आउटसाइड चला गया कि वो हाइपर पोलराइज हो गया। अब जब तक वो हाइपर पोलराइज दोबारा से रेस्टिंग पे नहीं आएगा तब तक नया एक्शन पोटेंशियल जनरेट ही नहीं हो सकता। इसलिए ये ज़्यादा टाइम हाइपर पोलराइजेशन में रहता है और न्यू सिग्नल को जनरेट नहीं होने देता, जिसकी वजह से न्यू सिग्नल बहुत देर से और स्लो जनरेट होगा, जिसकी वजह से हमारी हार्ट बीट स्लो हो जाएगी और ये रिथमिक कंट्रोल बहुत कम हो जाएगा। आपने जो बात याद रखनी है वो ये याद रखनी है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है, पोटेशियम की परमेबिलिटी को इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से हाइपर पोलराइजेशन हो जाती है। और जब हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगी तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को वो इतना कम दे देती है कि हमारे पास एसए नोड की रिदमिसिटी बहुत स्लो हो जाती है। सिंपल बात यहाँ पे ख़त्म हो गई। एसए नोड की, जब एसए नोड फायर ही नहीं कर रहा, उसके पास वो सिग्नल ही नहीं जनरेट कर रहा, तो जाहिर सी बात है आगे एवी नोड्स भी हाइपर पोलराइज्ड होंगे, उनके पास कोई इलेक्ट्रिसिटी सिग्नल नहीं पहुंचेगा, वो स्लो हो जाएंगे या फिर कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाएंगे। सो दैट वाज ऑल अबाउट द रेगुलेशन। आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ आनी चाहिए। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि किस तरह हमारे पास सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक रेगुलेशन जो है वो कंट्रोल होती है। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।